हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 6.20 तक सॉल्व किए थे। आज हम 6.21 से स्टार्ट करेंगे। द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t। फर्स्ट हमें क्या पूछा गया है, मास ऑफ एयर। देखिए हमने यहाँ पर ये चीज़ तो ऑलरेडी दे रखी है कि सपोज हमारे पास ये हमारी सपोज विंड मिल है और वो अपने आसपास कुछ ए जितना एरिया कवर कर रही है, ठीक है, और वहाँ पर विंड जा रही है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v। और अगर उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर, उसको अगर हम रो जितनी ले सकते हैं तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द सर्कुलर एरिया ए, वॉल्यूम इक्वल्स टू आप बोल सकते हो एरिया इंटू हाइट, एरिया इज ए, और अगर उसने डी जितना डिस्टेंस कवर किया है तो आप लिख सकते हो ए इंटू डी, ठीक है। ये हमें वॉल्यूम मिल गया। अब वॉल्यूम के बाद हमें क्या चाहिए, मास, कितना मास वहाँ पर कवर हुआ है। तो हमारे पास मास की भी फॉर्मूला है, मास दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नाउ मास ऑफ एयर m इक्वल्स आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम दैट इज एरिया इंटू डी। और यहाँ पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो v जितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और सपोज उसके लिए उसने t जितना टाइम लिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट विल बी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट आंसर मिल गया, दैट इज मास इक्वल्स टू, आप यहाँ पर फर्स्ट लिख सकते हो AVT इंटू रो। ये हमारा आंसर ए हो गया। अब क्वेश्चन बी क्या है, क्वेश्चन बी इज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। अब सोचिए आप, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/2 mv²। तो मास आपको पता है, उसको आप वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आपको काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तो फॉर टाइम t हमें यहाँ पर काउंट करना है, तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर दैट इज k इक्वल्स आप लिख सकते हो 1/2 mv²। हमारे पास यहाँ पर m हमने लिया था, दैट इज AVT इंटू रो, तो v² इंटू v दैट विल बी v³। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी 1/2 आप लिख सकते हो AV³ t इंटू रो। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अब थर्ड आंसर हमें पूछा है, दैट इज यस, assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy। वो जो अपनी विंड एनर्जी है उसमें से 25% को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी हो गई 25%, है ना, कि उसने जो है इनपुट में कौन सी एनर्जी ली, दैट इज आप बोल सकते हो विंड मिल की वजह से उसने जो है एयर की काइनेटिक एनर्जी है वो इनपुट लिया और आउटपुट क्या दे रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो कितने परसेंट है, दैट इज 25%। नाउ क्वेश्चन इज that A equals to 30 meter square, V is equal to 36 kilometer per hour and the density of air is 1.2 kilogram per meter cube. What is the electrical power produced? यहाँ पर हमें पावर पूछी गई है। तो पावर दैट इज आपको उसकी फॉर्मूला भी पता है, पावर दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम ले सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होगी। तो फर्स्ट मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज एफिशिएंसी कि क्या होगी उसकी फॉर्मूला, यस, एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, दैट इज 25%। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, दिस इज गिवन एज 25%। आउटपुट एनर्जी कौन सी मिल रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इनपुट में क्या दिया है आपने, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड मिल जाएगी, तो सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, 25%, दैट इज 25/100 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 AV³ t इंटू रो। यहाँ पर हमें और सारी वैल्यूज दे रखी है, एरिया भी दे रखा है, वॉल्यूम भी है,
ठीक है, और रो जो है उसकी भी वैल्यू दे रखी है। जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर एरिया ए इक्वल्स टू गिवन एज 30 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज यस वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मैं लिख सकती हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, एंड डेंसिटी इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हम रखेंगे तो एनर्जी E इक्वल्स टू आपको मिलेगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर है एरिया दैट इज 30, फिर वॉल्यूम का वेलोसिटी का क्यूब है मतलब 10 क्यूब, टाइम को हम T ही लिखते हैं अभी क्योंकि नहीं पता, और रो की वैल्यू दैट इज 1.2। तो टाइम T तो रहेगा ही और हमें जो एनर्जी है वो जूल में मिल जाएगी। तो आप देखो कितना आपका आंसर मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा कुछ इतना मिल रहा है 4500 इंटू T, 4500 इंटू T। नाउ हमें क्या चाहिए था, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की क्या होगी फॉर्मूला, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी दैट इज 4500 T और उसको टाइम से आप डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 4500 वोल्ट। दिस विल बी योर आंसर। तो आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, आप उसको अच्छे से लिख लीजिए। यस, राइट साइड थोड़ा सा कट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा और उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 6.22। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट्स अ 10 किलोग्राम मास 1000 टाइम्स to a height of 0.5 meter each time. Assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की अगेंस्ट उसने क्या किया कि अर्थ की सरफेस पर सपोज वो वेट था और उसको ऊपर तक ले जा रही है, वो h हाइट तक, ठीक है। यहाँ पर जो मास जो गिवन है दैट इज m इक्वल्स टू कितना मास उसने उठाया है, दैट इज 10 किलोग्राम, और कितनी हाइट पर वो ले जा रही है, दैट इज 0.5 मीटर, और कितनी टाइम उसने ट्राई किया, दैट इज 1000 टाइम, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, और वो एन टाइम वो वर्क करी है, इसीलिए टोटल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एन टाइम mgh। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट gravitational force W equals to n time mgh। n is given 1000, m जो है that is 10, g की वैल्यू है 9.8, या फिर अगर आपको हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर 10 लेना है तो 10 भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको वर्क यहाँ पर कितना मिलेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 49000, योर आंसर विल बी 49000 जूल। इसको हमने 9.8 ही अभी कंसिडर किया है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 क्या है, इसमें क्वेश्चन है फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम फैट इज इक्विवेलेंट टू 3 क्या है हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विथ अ 20% एफिशिएंसी रेट, हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप। देखिए यहाँ पर जो है 1 किलोग्राम फैट इक्विवेलेंट टू एनर्जी 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोग्राम जो फैट है वो बर्न हो रहा है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसकी एफिशिएंसी कितनी दे रही है, दैट इज 20%। तो पूरी इतनी जो एनर्जी है वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रही। तो हियर एफिशिएंसी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 20%। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी
इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो 20% ऑफ 3.8 इंटू 10⁻7 जूल, इतनी एनर्जी उसने ली है, ठीक है, और उसमें से 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो 20% दैट इज 20/100 इंटू 3.8 इंटू 10⁻7, इसको आप लिख सकते हो 3.8/5 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻7 जूल, ये हमें एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा आप सोच सकते हैं इसकी हेल्प से कि अगर आपके पास इतनी एनर्जी होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम जितना फैट बर्न हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने इतना वर्क किया है तो कितनी एनर्जी बर्न होगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से काउंट कर सकते हो कि फॉर 3.8/5 इंटू 10⁻7 जूल एनर्जी 1 किलोग्राम फैट बर्न, therefore for 49000 जूल एनर्जी कितना फैट बर्न होगा, तो उसका मास होगा 49000 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10⁻7 और 5 जो है ऊपर चला जाएगा, और आप इसकी हेल्प से अपना आंसर जो है वो लिख सकते हो। तो योर आंसर विल बी 0.0064 किलोग्राम, या फिर उसको ग्राम में लिखना है तो आप लिख सकते हो 6.4 ग्राम, ठीक है। इतना जो है वो मास जो है वो बर्न होगा। तो यहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुई वो चीज़ दे रखी थी, और उसकी हेल्प से आप इजीली अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आंसर आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट पावर, अ डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 watt per square meter. If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? Compare this area to that of the roof of a typical house. देखिए जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि एक फैमिली है नॉर्मली 8 किलोवाट पावर जो है वो यूज़ करती है, ठीक है। अब जो है पर स्क्वायर मीटर जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है दैट इज़ 200 वाट, इतनी पावर मिली पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गई उसकी इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी का मतलब यही होता है पावर अपॉन एरिया, है ना। तो वो आपको क्या दे सकता है, इंटेंसिटी। तो हियर इंटेंसिटी इज गिवन एज दैट इज I इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया लिख सकते हो, और यहाँ पर दैट इज गिवन एज 200 वाट और एरिया दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो पावर लिख सकते हो 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुआ है, दैट इज 20%। तो आप लिख सकते हो कन्वर्टेड एनर्जी इक्वल्स टू कितनी है, 20% ऑफ 200, 20% दैट इज 20/100 मल्टीप्लाई बाय 200 करोगे, योर आंसर विल बी 40 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये है पर यूनिट एरिया, जो इतनी जो है वो आपको पावर यहाँ पर मिल रही है। अब जो क्वेश्चन में आगे जो दिया है वो कुछ ऐसा है क्वेश्चन कि यस हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पर पावर नीडेड इज पावर नीडेड दैट इज गिवन एज 8 किलोवाट, या फिर लिख सकते हो आप दैट इज 8000 वाट। इतना पावर हमें चाहिए, ठीक है। उसके लिए कितना एरिया रखना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इतनी जो है वो पावर है ऑलरेडी 40 वोट, है ना, पर मीटर स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि अगर आपको 40 वोट पावर चाहिए तो उसके लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 8000 वोट जो पावर चाहिए तो कितना एरिया लेना पड़ेगा, सिंपल। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एरिया नीडेड इक्वल्स टू क्या होगा आपका आंसर 8000 डिवाइडेड बाय 40। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर 40 वोट अगर पावर मिल रहा है तो वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से आपको मिल रहा है, लेकिन आपको कितना चाहिए अब पावर 8000 वोट, तो कितना एरिया होगा, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 200 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। ये एरिया को आपको कवर कर जो है कंपेयर करना है। एरिया दैट इज आप लिख सकते हो L स्क्वायर, एरिया की जो
हमें आंसर मिली है दैट इज 200, तो योर एल विल बी क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालोगे 10√2 मीटर, है ना। तो इतना, इसका मतलब ये हुआ 10√2 बाई 10√2 इतनी जो है वो आपको छत चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेट उसको √2 के वैल्यू आप लिखोगे तो आपको जो एरिया चाहिए होगा, एरिया नीडेड दैट विल बी 14 मीटर बाय 14 मीटर, और ये लार्ज एरिया आपको चाहिए। इतना एरिया होगा तो आप 8000 वोट जितनी पावर जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन है वो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब जो हमारी टेक्स्ट बुक पे एडिशनल एक्सरसाइज दे रखी है उसकी हम बात करते हैं, और उसके क्वेश्चन है दैट इज 6.24, वो अब हम सॉल्व करेंगे। एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6.24, a bullet of mass 0.012 kilogram and horizontal speed 70 meter per second strikes a block of wood of mass 0.4 kilogram and instantly comes to rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by means of these thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also estimate the amount of heat produced in the block. देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, सपोज ये ब्लॉक था और ये बुलेट थी। ये बुलेट जो है, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है, बुलेट कुछ 70 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है और इसके अंदर वो फिर चली जाती है और वो अपने आप रेस्ट पर चली जाती है। लेकिन ये जो ब्लॉक है उसको हमने वायर से बांध के इसके लटका के रखा है, तो क्या होगा जब इसके साथ उसका कोलिजन होगा तो ये जो हमारा ब्लॉक है कुछ h जितनी हाइट पर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वो कितनी हाइट जो है वो वहाँ पर जाएगा। तो आप एक चीज़ तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर जब ये कोलिजन होगा ये दोनों के बीच का, तो ये कोलिजन जो होगा वो आप बोल सकते हो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, और आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही सिस्टम बन गए, है ना। एक ब्लॉक है प्लस उसके अंदर बुलेट है, तो दोनों एक ही सिस्टम बन गए और वो सेम वेलोसिटी से कुछ यहाँ से जा रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये चाहिए कि उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए हम ले सकते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर मैंने बुलेट का मास उसको स्मॉल m लिया है, उसकी इनिशियल जो स्पीड है दैट इज़ u, फाइनल स्पीड उसकी 0 हो जाती है। मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज m, कैपिटल M लिया है, और उसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। और दोनों जब कोलिशन के बाद एक ही सिस्टम बन जाते हैं तब उसकी वेलोसिटी सपोज मैंने v ले रखी है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। इनिशियल यहाँ पर दो चीज़ अलग थी, दैट इज बुलेट की पोटेंशियल, बुलेट की यहाँ पर लीनियर मोमेंटम प्लस जो ब्लॉक थी उसकी लीनियर मोमेंटम। तो बुलेट की मोमेंटम कितनी थी, दैट इज m इंटू यू, है ना, उसकी इनिशियल स्पीड इतनी थी, प्लस आप बोल सकते हो कि हमारी जो ब्लॉक थी उसका मास m है और उसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल 0 थी। आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही बन जाते हैं, तो दोनों का मास मुझे ऐड करना पड़ेगा और उनकी कॉमन वेलोसिटी मुझे लेनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर v की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, mu अपॉन m प्लस m। यहाँ पर मेरे पास सारी वैल्यूज़ है, दैट इज़ 0.012 और u दैट इज़ 70 डिवाइडेड बाय m दैट इज़ 0.4 प्लस स्मॉल m दैट इज 0.012। तो इसकी हेल्प से दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। और आपका आंसर कितना आ रहा है आप चेक करो। मुझे जो आंसर मिला है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.04 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये जो है हमारी जो ये सिस्टम बन गई वो कितनी हाइट पर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जब वो बुलेट उसके अंदर जाती है तो उसकी वजह से उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो जब h हाइट पर पहुंचती है तो वो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिख सकते हो एट हाइट h काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आप बोल सकते हो, ऑफ सिस्टम इक्वल्स पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब आप समझ गए कि ब्लॉक प्लस बुलेट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो दैट इज 1/2, उसका मास था m प्लस m और उसकी वेलोसिटी थी v²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, तो आप लिख सकते हो m प्लस m g इंटू h। तो मुझे h चाहिए, आप यहाँ से m प्लस m को कैंसिल आउट कर दोगे और h की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी v² अपॉन लिख सकते हो 2g। v की वैल्यू है 2.04, उसका मुझे स्क्वायर लेना है। g की वैल्यू होगी 9.8, इसको डिवाइड करोगे आपको जो हाइट होगी वो मीटर में मिल जाएगी और आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 0.2123 मीटर, 0.2123 मीटर या फिर 21.23 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा आगे का क्वेश्चन भी कुछ पूछा है, ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ब्लॉक। तो यहाँ पर ब्लॉक में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पर जो बुलेट इनिशियली किसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, सिर्फ बुलेट के पास। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, जो सिस्टम हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका कंजर्वेशन नहीं होता। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसमें से फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारी सिस्टम की है वो दोनों का मैं जो अगर दोनों को माइनस कर दूँ तो बाकी जो एनर्जी बच गई वो हीट में यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, आप बोल सकते हो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, आप बोल सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, किसकी एनर्जी थी, बुलेट, माइनस क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल दैट इज 1/2 mu² और फाइनल दैट इज 1/2 m प्लस m इंटू कॉमन उसकी वेलोसिटी थी दैट इज v²। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। आप उनकी वैल्यूज रख सकते हो, m की वैल्यू है दैट इज 0.012 और u दैट इज 70 का स्क्वायर आएगा, माइनस 1/2 को मैं कॉमन भी ले सकती हूँ, m प्लस m दैट इज 0.012 प्लस 0.4 और दोनों की कॉमन वेलोसिटी थी 2.04 और उसका स्क्वायर होगा। तो आप इजीली इसका कैलकुलेशन कर सकते हो और जो हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई वो आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट टर्म होगी 29.4 माइनस 0.8 कुछ आ रहा है, आप चेक करो, 857 तो आपका आंसर 28 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 28 पॉइंट होगा 543 जूल। तो इतनी जो है वो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, आप उसको ऐसे लिख भी सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 25। क्वेश्चन 25, two identical frictionless tracks, one gradual and the other steep, meet at A from where two stones are allowed to slide down from rest, one on each track. Will the stones reach the bottom at the same time? Will they reach there with the same speed? Explain. Here theta 1 is 30 degree and theta 2 is 60 degree and height is 10 meter. What are the speeds and the time taken by the two stones? देखिए यहाँ पर दो चीज़ हमें चाहिए। ये जो ट्रैक है कुछ ऐसा है, यहाँ पर हमारे पास दो स्टोन्स थी, एक को हमने इस स्लोप पर डाला है दैट इज AB और दूसरे को हमने AC पर यहाँ पर भेजा है। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कि अलग होगी और दोनों ग्राउंड पर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगाएंगे, इक्वल होगा कि अलग होगा। दो चीज़ हमें चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है हमारा। पहली चीज़, यहाँ पर जब उसको आपने पकड़ के रखा था तो उनके पास थी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। दोनों ही स्टोन आइडेंटिकल है, दैट मीन्स उनका मास सेम है और दोनों सेम ही हाइट पर है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। अब जब उसको आप छोड़ दोगे और वो नीचे आएंगे तब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है दैट इज 1/2 mv²। यहाँ पर भी मास इक्वल है, इसका मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे आएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो व्हेन two stones
released from point A, that potential energy converts into काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ उसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज mgh और काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv²। तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू अंडर रूट लिख सकते हो 2gh। g की वैल्यू जो है वो आप ले सकते हो 9.8 और h जो हाइट है दैट वाज 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जो वैल्यू है उसको अगर g की वैल्यू अगर हम 10 कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये होगा 10√2 या फिर आप लिख सकते हो 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोथ स्टोन्स विल बी सेम। तो फर्स्ट आंसर तो हमें मिल गया। अब सेकंड ये चाहिए कि दोनों जो है वो कॉमन टाइम लगाते हैं कि अलग अलग टाइम लगाते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हो दैट इज v इक्वल्स टू v0 प्लस at। तो यहाँ पर इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू आप g ले सकते हो। सपोज मैंने पहले इसके लिए यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी मुझे काउंट करना पड़ेगा। v0 तो दोनों की इनिशियल स्पीड जो है वो तो 0 ही है, तो v0 इक्वल्स टू आप 0 ले सकते हो। तो आप फॉर ट्रैक आप जब AB के लिए यहाँ पर काउंट कर रहे हो तब हमें ये चाहिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लेना है। तो ये चीज़ सोचिए आप, यहाँ पर इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी दैट विल बी mg। ये पूरा अगर हम एक ट्राइंगल बना दे तो आप देख सकते हो ये एंगल 30 है, ये 90 है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो 60 होगा। तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी mg cos 60। और आप देख सकते हो कि ये स्टोन को नीचे लाने के लिए जो यहाँ पर एक्सेलरेशन हेल्प करेगा दैट विल बी g cos 30। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जो होगा a की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी g cos 60। ये चीज़ जो है यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है दैट इज़ v इक्वल्स टू v0 प्लस आप लिख सकते हो at और इसके लिए मैंने जो टाइम लिखा है वो t1 है सपोज। तो v की वैल्यू तो हमारे पास है दैट इज 10√2 या फिर 14.14 v0 दैट इज 0। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज g cos 60 लेना है इंटू t1। तो t1 की वैल्यू हमें मिल सकती है, इसको अभी मैं 10√2 ही ले रही हूँ। तो हमारा आंसर होगा 10√2 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू है 10 और cos 60 दैट इज 1/2। तो cos 60 की वैल्यू है 1/2, 2 पर चला जाएगा, आपका आंसर होगा 2√2 सेकेंड। तो फर्स्ट स्टोन जो है वो नीचे आने के लिए 2√2 सेकेंड जितना टाइम लगाएगा। अब सेकेंड स्टोन की बात करते हैं, सेम वे में ही बात करेंगे। यहाँ पर इस पर जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स दैट इज mg। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा अगर मैंने इतना ट्राइंगल लिया, ये 60 है ये 90 है, इसका मतलब ये एंगल हो गया 30। तो g का ये वाला कंपोनेंट होगा g cos 30 या फिर mg का पूरा लिख रहे हैं तो mg cos 30। तो फॉर ट्रैक AC आप लिख सकते हो फॉर ट्रैक AC एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ेगा दैट विल बी g cos 30। तो अब हमें वेलोसिटी की फिर से वही फॉर्मूला लेनी है। सपोज उसने जो टाइम लगाया नीचे आने के लिए दैट इज t2। तो आपका आंसर होगा v की वैल्यू तो आपको पता है दैट इज 10√2, v0 इज 0, एक्सेलरेशन दैट इज g cos 30 और t2 हमें चाहिए। तो t2 आपका आंसर होगा 10√2 बाई g की वैल्यू मैं 10 ले रही हूँ और cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो 2 पर चला जाएगा, आपका आंसर होगा 2√2/30 √3 सेकेंड। तो यहाँ पर इसका मतलब t1 इज़ नॉट इक्वल टू t2, मतलब कि दोनों नीचे आने के लिए सेम टाइम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तक हम आज स्टॉप करेंगे क्वेश्चन 25 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पर ख़त्म करेंगे।